सुबह का समय था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित वर्धन भवन में हलचल मची हुई थी। घर की मालकिन दमयंती वर्धन हर नौकर को आदेश दे रही थी, क्योंकि उसी दिन उनकी कंपनी के नए मालिक के स्वागत की तैयारी थी। पूरे घर में फूल सजाए जा रहे थे, महंगे कालीन बिछाए जा रहे थे और मेहमानों के लिए तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। तभी रसोई से साधारण सूती साड़ी पहने एक युवती सिर झुकाए बाहर निकली। उसका नाम इरावती था। चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मसम्मान और होठों पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन इस घर में उसकी पहचान केवल इतनी थी कि लोग उसे बहू नहीं, नौकरानी समझते थे। दमयंती ने उसे देखते ही तेज आवाज में कहा, इरावती, जरा जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान आने वाले हैं। याद रखना, सामने मत दिखना। तुम्हारे कपड़े देखकर लोग यही समझेंगे कि हमने किसी नौकरानी को बहू बना लिया है। आंगन में खड़ी बड़ी बहू सुरम्या हंसते हुए बोली, माँ, इसे बाहर क्यों जाने देती हैं? इसे तो पीछे वाले दरवाजे से ही काम करना चाहिए। कहीं नए मालिक इसे देख लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा दिए, लेकिन इरावती ने बिना जवाब दिए चुपचाप सिर झुका लिया। इतने में उसका पति अनिरुद्ध वहां पहुंचा। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह बोला, माँ, किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। इरावती इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। दमयंती गुस्से से बोली, अगर इतनी ही चिंता है तो इसे अपने साथ ले जाओ। इस घर में इसे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। आज मेहमानों के जूते भी यही सजाएगी और खाना भी यही परोसेगी। इरावती ने धीरे से अनिरुद्ध का हाथ रोकते हुए कहा, रहने दीजिए। अपमान करने वाले से बड़ा वह होता है जो अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता। इरावती फिर चुपचाप काम में लग गई। उसे नहीं पता था कि घर वाले उसे कितना छोटा समझते हैं, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि सच छिप सकता है, मिट नहीं सकता। उसी समय उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। उसने बिना किसी को बताए स्क्रीन को देखी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने मोबाइल वापस अपनी साड़ी के पल्लू में रख लिया। दूर खड़े बूढ़े माली हरकिशोर काका यह सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, बिटिया, आज तेरी आंखों की यह मुस्कान बता रही है कि शाम होने से पहले इस हवेली में बहुत कुछ बदलने वाला है। उधर पूरे परिवार को बस एक ही इंतजार था, उस रहस्यमयी नई मालकिन का, जिसके एक फैसले पर वर्धन परिवार का करोड़ों रुपए का व्यापार टिका हुआ था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वे पूरे दिन नौकरानी कहकर अपमानित कर रहे थे, उसी की एक पहचान ऐसी है जिसे जानने के बाद इस हवेली में किसी की नजरें ऊपर उठने की हिम्मत नहीं बचेगी। दोपहर होते होते वर्धन भवन किसी महल की तरह सज चुका था। दमयंती वर्धन बार बार घड़ी देख रही थी। आज जिस कंपनी की नई मालकिन आने वाली थी, उसी के साथ होने वाला समझौता उनके व्यापार का भविष्य तय करने वाला था। उन्होंने नौकरों से कहा, ध्यान रहे,
कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आज यह डील हो गई तो हमारा नाम पूरे देश में होगा। यह सुनकर सुरम्या मुस्कुराई और बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, बस उस इरावती को सामने मत आने दीजिए। उसकी शक्ल देखकर कहीं नई मालकिन का मूड खराब ना हो जाए। दोनों की बात सुनकर इरावती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता तैयार करती रही। उसी समय मुख्य दरवाजे पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। पूरा परिवार स्वागत के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन कार से केवल कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी उतरा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नई मालकिन कुछ देर में आएंगी। उससे पहले उन्होंने एक विशेष संदेश भेजा है। दमयंती ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश? अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी नए चेयरपर्सन का एक नियम है, वह किसी भी परिवार के साथ व्यापार करने से पहले यह देखती हैं कि वह लोग अपने घर के सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनके लिए इंसानियत कारोबार से कहीं बड़ी चीज है। यह सुनते ही दमयंती के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरम्या ने धीरे से कहा, माँ, कहीं नौकरों ने से कुछ पूछताछ ना कर ले। तभी अधिकारी की नजर रसोई के दरवाजे पर खड़ी इरावती पर पड़ी। उसने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, जैसे उसे कहीं पहले देख चुका हो। वह तुरंत उसके पास आया और आदर से बोला, मैडम, मेरा मतलब बहन जी, आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? इरावती ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह दृश्य देखकर सुरम्या चिढ़ गई। उसने अधिकारी को रोकते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हैं, यह इस घर की बहू नहीं, बस काम करने वाली जैसी है। आप इसकी चिंता छोड़िए। अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये लोग अपनी सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद इरावती का मोबाइल फिर बजा। उसने बाहर आकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सभी शेयर धारक आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम कार्यक्रम शुरू करें? इरावती ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले मैं एक आखिरी परीक्षा पूरी करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने पहचान सबके सामने लाऊंगी। फोन कटते ही उसने आसपास की ओर देखा और मन ही मन बोली, जिस घर ने मुझे नौकरानी समझा, आज उसी घर को समझ आएगा कि सम्मान कपड़ों से नहीं, चरित्र और कर्म से मिलता है। उधर दमयंती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस नई मालकिन का वे बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वे उनके अपने ही घर के आंगन में खड़ी हर बात सुन रही है और अगले ही कुछ मिनटों में होने वाला ये खुलासा वर्धन परिवार की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। वर्धन भवन के मुख्य द्वार पर एक के बाद एक महंगी गाड़ियां आकर रुकने लगी। शहर के नामी उद्योगपति, बैंक अधिकारी और बड़े व्यापारी भीतर प्रवेश कर रहे थे। दमयंती वर्धन हर अतिथि का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी, लेकिन उनकी निगाह बार बार गेट पर टिक जाती,
नई मालकिन अभी तक नहीं पहुंची थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रसोई में इरावती चुपचाप चाय की ट्रे सजा रही थी। तभी सुरम्या वहां आई और तीखे स्वर में बोली, सुन, मेहमानों के सामने अपनी जुबान मत खोलना। ट्रे रख कर तुरंत वापस आ जाना। याद रखना, तेरी जगह इस घर में बहू की नहीं है, नौकरानी की है। इरावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस सम्मान को लोग छीनने की कोशिश करते हैं, वह सम्मान कभी उनका होता ही नहीं। सच्चा सम्मान समय देता है। सुरम्या व्यंग में से हंसी। समय तुझे सम्मान नहीं, गरीबी ही देगा। इरावती ने केवल मुस्कुराकर ट्रे उठा ली। ड्राइंग रूम में सभी अतिथि बैठ चुके थे। इरावती एक एक करके सबको चाय देने लगी। तभी एक वृद्ध उद्योगपति ने उसे ध्यान से देखा। उनके हाथ कांप गए। वे अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और आश्चर्य से बोले, बेटी, तुम यहाँ? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। दमयंती ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, सेठ जी, आप शायद किसी और को समझ रहे हैं। यह हमारे छोटे बेटे की पत्नी है। घर के छोटे मोटे काम संभालती है। वृद्ध उद्योगपति ने इरावती की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान साफ झलक रहा था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इरावती ने बहुत हल्के से सिर हिलाकर उन्हें रोक दिया। वृद्ध ने तुरंत बात बदल दी और अपनी सीट पर बैठ गए। यह दृश्य देखकर अनिरुद्ध के मन में पहली बार सवाल उठा। उसने सोचा, इतने बड़े उद्योगपति इरावती को देखकर इतने सम्मान से क्यों खड़े हुए? आखिर बात क्या है? तभी मुख्य दरवाजे से वही वरिष्ठ अधिकारी तेज कदमों से भीतर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने दमयंती से कहा, नई चेयरपर्सन पहुंच चुकी है। 5 मिनट बाद बोर्ड मीटिंग यहीं शुरू होगी। कृपया परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें। दमयंती ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी जल्दी सबको अपनी अपनी जगह बैठने को कहा। इरावती ट्रे उठाकर वापस जाने लगी। तभी अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप भी यहीं बैठ जाइए। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुरम्या गुस्से से बोली, आप शायद भूल रहे हैं, यह मेहमान नहीं है। अधिकारी ने बिना घबराए उत्तर दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता और आज भी नहीं भूला हूँ। इरावती ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी नजरें उठाई। उसकी शांत मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। वरिष्ठ अधिकारी की बात सुनते ही पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। दमयंती वर्धन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को मैडम कहने की? यह हमारे घर की छोटी बहू है, कोई बड़ी अधिकारी नहीं। अधिकारी ने शांत स्वर में का उत्तर दिया,
मैं अपनी कंपनी के नियम और अपने पद की मर्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जिस व्यक्ति को सम्मान देता हूँ उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। उसकी बात सुनकर कमरे में बैठे सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मुख्य द्वार से 5 लोग अंदर आए। सभी ने काले रंग के औपचारिक सूट पहन रखे थे। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति ने इरावती को देखते ही दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम निर्धारित समय से 20 मिनट पीछे चल रहा है। अब आपकी अनुमति हो तो हम बैठक शुरू करें। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया। दमयंती की आवाज कांपने लगी। ये लोग किसे मैडम कह रहे हैं? इरावती ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना घमंड, केवल शांति थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आज तक मैंने इस घर में बहू का हर कर्तव्य निभाया है। अपमान भी सहा, ताने भी सुने, लेकिन कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। अब समय आ गया है कि मैं अपनी दूसरी पहचान भी सबको बता दूं। इतना कहकर उसने अपने पर्स से एक पहचान पत्र निकाला और अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने वह कार्ड दमयंती के सामने रख दिया। कार्ड पर साफ लिखा था, इरावती देवांशी, चेयरपर्सन, एक मुख्य स्वामिनी, आर्यमंत्रा ग्लोबल इंडस्ट्रीज। यह पढ़ते ही दमयंती के हाथ कांपने लगे। सुरम्या की आंखें फटी रह गई। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी को वह साधारण समझता रहा वही उस कंपनी की मालकिन है जिसके साथ व्यापार करने के लिए पूरा शहर वर्षों से प्रयास कर रहा था। सुरम्या घबराकर बोली, लेकिन आपने कभी बताया क्यों नहीं? इरावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो लोग इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करते हैं उन्हें सच बताने का कोई लाभ नहीं होता। मैं जानना चाहती थी कि इस घर में मुझे मेरे चरित्र के कारण सम्मान मिलेगा या मेरी दौलत के कारण। आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। हॉल में बैठे सभी मेहमान खड़े हो गए। कुछ क्षण पहले जो लोग उसे नौकरानी समझ रहे थे वही अब सम्मान से सिर झुकाकर खड़े थे। दमयंती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इरावती के चेहरे पर आज भी वही सादगी थी जो इस घर में पहली बार कदम रखते समय थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सम्मान से खड़ा था। कुछ देर पहले जिस इरावती को नौकरानी समझकर आदेश दिए जा रहे थे अब वही पूरे आत्मविश्वास के साथ सबसे आगे खड़ी थी। दमयंती वर्धन कांपते हुए उसके पास आई और बोली, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। इरावती ने शांत स्वर में कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। माँ जी, जिस दिन किसी गरीब या
साधारण इंसान को देखकर आपके मन में भेदभाव नहीं आएगा। उसी दिन समझूंगी कि आपने सच में मुझे समझ लिया है। इतने में कंपनी के मुख्य विधि सलाहकार ने एक फाइल इरावती के सामने रख दी। उन्होंने कहा, मैडम, वर्धन ग्रुप के साथ साझेदारी का अंतिम अनुबंध तैयार है। बस आपके हस्ताक्षर बाकी है। पूरे हॉल की निगाहें इरावती के हाथों पर टिक गई। दमयंती ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, एक हस्ताक्षर से हमारे हजारों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यह समझौता मत तोड़ना। सुरम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार इरावती के सामने सिर झुकाकर बोली, भाभी, मैंने हमेशा आपका अपमान किया। मुझे लगा कि पैसा ही सबसे बड़ी पहचान है। आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन इंसान का चरित्र होता है। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा था। उसके मन में सबसे बड़ा अपराध बोध था। वह धीरे धीरे इरावती के पास आया और बोला, मैं पति होकर भी तुम्हारा सम्मान नहीं बचा सका। जब तुम्हें सबसे अधिक मेरी आवश्यकता थी, तब मैं केवल चुप रहा। शायद मेरी यही चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। इरावती की आंखें नम हो गई। उसने कहा, रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब कोई एक नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मैं आज भी इस परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, न्याय से लिया जाएगा। यह कहकर उसने अनुबंध की फाइल अपने हाथ में उठाई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज आज तक सुनाई देने लगी। इरावती ने फाइल खोली, अंतिम पन्ने तक पहुंची। कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और फिर बिना हस्ताक्षर किए फाइल बंद कर दी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। इरावती ने मुख्य विधि सलाहकार की ओर देखकर कहा, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मेरी एक शर्त है। यदि मेरी शर्त स्वीकार नहीं हुई तो यह सौदा यहीं समाप्त हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरा वर्धन परिवार स्तब्ध रह गया। किसी को नहीं पता था कि इरावती की वह शर्त क्या है, लेकिन इतना सभी समझ चुके थे कि अगले ही कुछ मिनटों में लिया गया निर्णय केवल करोड़ों रुपए की डील ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य भी तय करने वाला था। इरावती की बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। दमयंती वर्धन ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, तुम्हारी शर्त क्या है? अगर हमारे बस में होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। इरावती ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी नजर नौकरों पर पड़ी जो वर्षों से सिर झुकाकर इस घर की सेवा कर रहे थे। फिर उसने दमयंती की ओर देखकर कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आज के बाद इस घर में किसी इंसान का सम्मान उसके कपड़ों
उसकी गरीबी या उसकी हैसियत देखकर नहीं किया जाएगा। नौकर इस घर के सदस्य की तरह रहेंगे और किसी बहू या बेटी का अपमान केवल इसलिए नहीं होगा कि वह साधारण परिवार से आई है। दमयंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देती हूँ, आज के बाद इस घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इरावती ने दूसरी शर्त बताई, इस कंपनी के लाभ का एक हिस्सा उन बेटियों की शिक्षा पर खर्च होगा जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हर वर्ष 100 बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च वर्धन ग्रुप उठाएगा। यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी शर्त होगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य विधि सलाहकार मुस्कुराकर बोले, मैडम, यह शर्त नहीं, समाज के लिए एक उदाहरण है। हम इसे अनुबंध का स्थायी हिस्सा बनाएंगे। अनिरुद्ध की आंखों से गर्व के आंसू थे। उसने इरावती के सामने सिर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं किसी अमीर महिला का नहीं, बल्कि बहुत बड़े दिल वाले इंसान का पति हूँ। तुमने चाहती तो इस परिवार से बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने बदले की जगह बदलाव चुना। इरावती मुस्कुराई और बोली, बदला लेने से एक परिवार टूटता है, लेकिन क्षमा करने से कई परिवार बदल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, किसी को बेहतर इंसान बना देना है। दमयंती आगे बढ़ी और पहली बार सबके सामने इरावती को गले लगा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई, आज से यह घर तुम्हारा है। बेटी, आज तुमने बहू नहीं, इस परिवार की असली मालकिन होने का अधिकार अपने व्यवहार से पाया है। इरावती ने अनुबंध की फाइल खोली, मुस्कुराते हुए अपने हस्ताक्षर किए और फाइल मुख्य विधि सलाहकार को सौंप दी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। नौकरों के चेहरे पर भी खुशी थी, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि इस घर में अब उनका भी सम्मान होगा। उस दिन वर्धन भवन में केवल करोड़ों रुपयों की डील नहीं हुई थी, बल्कि लोगों की सोच भी बदल गई थी। जिसने गरीब बहू को नौकरानी समझकर अपमानित किया था, उसी ने सबसे पहले उसके सम्मान में सिर झुकाया। इरावती ने यह साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक के खातों में नहीं, इंसान के संस्कारों और उसके व्यवहार में होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।